गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने आप लोगों को पैसेज दिया था अनुवाद अभ्यास के लिए, उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे क्या सही अनुवाद रहेगा। इंग्लिश से हिंदी का पैसेज था अनुवाद अभ्यास का कल आप लोगों का। तो पहला सेंटेंस, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एन अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री विद हाई स्टैंडिंग अमॉन्ग्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें अगर हम लोग देखें कि मुख्य रूप से चुनौतियां हमारे लिए कौन कौन से शब्दों में आ रही है। मुझे आप सभी लोगों का अनुवाद मिला और आप में से सभी लोगों ने अमूनम सभी लोगों ने कुछ शब्द इसमें जो है पहले वाक्य में उसमें गलती करी है। जैसे एक तो आप सभी लोगों ने अपेक्स इस शब्द का आप में से ज्यादातर लोगों ने इस शब्द का सही अनुवाद नहीं किया है। अपेक्स इस शब्द का आप में से ज्यादातर लोगों ने सही अनुवाद नहीं किया है। अपेक्स, तो अपेक्स के लिए शीर्ष शब्द यदि आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये सही होगा। कई सारे लोगों ने सर्वोच्च यूज किया है, कई सारे लोगों ने उत्कृष्ट यूज किया है, कई सारे लोगों ने अलग अलग इस तरीके से आप लोगों ने वर्ड यूज किए हैं, लेकिन अपेक्स के लिए शीर्ष एकदम सही सटीक शब्द होगा। उसी तरीके से देखते हैं कि हाई स्टैंडिंग अमॉन्ग्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच में के मध्य में। अब ये हाई स्टैंडिंग के लिए अलग अलग शब्दों का आप लोगों ने प्रयोग किया है। ज्यादातर लोगों ने सही किया है। हम देख लेते हैं कि एक बार इसका सही अनुवाद क्या होगा। पहला सेंटेंस, इसका सही अनुवाद हम देख लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्र का एक शीर्ष अनुसंधान संस्थान है, देश का एक शीर्ष अनुसंधान संस्थान लिख सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में विशिष्ट स्थान रखता है, विद हाई स्टैंडिंग अमॉन्ग्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि आपका जो अनुवाद है वह जितना प्रिसाइज हो, जितना सरल हो, और शब्द भी आप ऐसे प्रयोग में लेकर के आए जो आसानी से समझ में आ जाए, तो आपका अनुवाद एक उत्कृष्ट अनुवाद माना जाता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1930 द काउंसिल हैज बीन स्पेयर हेडिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें कई सारे शब्द यदि आप देखेंगे जो कि आपको समझना है, और इन शब्दों का आपको, जैसे स्पीयर हेडिंग, तो स्पीयर हेडिंग का मतलब आगे आगे चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग हिंदी में शब्द अगुवाई करना, इस तरह के शब्द का यूज कर सकते हैं। आगे आगे चल रहा है ना, सबसे आगे। इसी प्रकार से एक्सटेंशन शब्द के लिए हम लोग प्रसार, है ना, प्रसार शब्द इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब प्रसार कर रहा है। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट मतलब उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता की वृद्धि में। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता, वैविध्यता कह सकते हैं, विविधीकरण कह सकते हैं। तो इस तरह के शब्द आप प्रयोग में लेकर के आ सकते हैं। तो देखते हैं इसका अनुवाद किस प्रकार से बनेगा। सन 1930 में अपने स्थापना के समय से ही, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1930, द काउंसिल, यह परिषद भारतीय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने या उत्पादन क्षमता बढ़ाने या उत्पादकता की वृद्धि, आप कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं वैविध्यता या विविधता भी लिख सकते हैं आप, के लिए कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार गतिविधियों की अगुवाई कर रही है। तो एक बार जब आपको सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ जाता है तो आपके लिए उसका अनुवाद करना आसान हो जाता है। किसी भी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है तो आपको आपका अनुवाद और आसान हो जाता है। और यदि उस पैराग्राफ या पैसेज में दिए हुए शब्दों के ऊपर अगर आप ढंग से आपकी पकड़ बन जाती है शुरुआत में, तो आपको लिए अनुवाद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड एज ए होल इज अंडरगोइंग सेवरल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, ये दोनों शब्द हैं, तो ये कई बार आपके लिए थोड़ा सा मतलब जब आप अनुवाद करेंगे विशेषकर परीक्षा हॉल में, तो एक संकट खड़ा हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी परिवर्तन का मतलब भी परिवर्तन होता है, चेंज का मतलब भी परिवर्तन होता है। तो वहां पे किस प्रकार से अनुवाद करेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेटिव के लिए परिवर्तनकारी शब्द इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और चेंज मतलब बदलाव, तो परिवर्तनकारी बदलाव, अगर ऐसा आप यूज करते हैं सेंटेंस तो आपका अनुवाद सही माना जाएगा। तो आज समग्र रूप से, है ना, द वर्ल्ड एज ए होल, आज समग्र रूप से विश्व में कई परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं। तो बहुत मतलब सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स,
बदलती हुई जीवन शैली, ठीक है, एक्सपैंडिंग अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ शहरीकरण, फैलता हुआ शहरीकरण, एंड एक्सिलरेटेड क्लाइमेट चेंजेस। और एक्सिलरेशन का हिंदी अगर हम देखेंगे तो त्वरण होता है, एक्सिलरेशन मतलब त्वरण होता है। तो यहाँ पे एक्सिलरेटेड का मतलब क्या हो गया, तीव्र गति से, त्वरित, तीव्र गति से, त्वरण मतलब तेज गति से बढ़ने वाला, त्वरण मतलब स्पीड के बढ़ने के दर को हम त्वरण कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड इज कॉल्ड एक्सिलरेशन, ऐसा। तो इसके लिए पर हम त्वरण शब्द यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे तीव्र गति से होता हुआ जलवायु परिवर्तन, इस तरीके से, आर क्रिएटिंग न्यू चैलेंजेस फॉर द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। तो एक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ये पूरा एक टर्म आ गया। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली। तो इस प्रकार से जब आप शब्दों को देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं। देखते हैं अनुवाद क्या होगा इसका। बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली, बढ़ता हुआ शहरीकरण और तीव्र गति से हो रहा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे इसको, तो बिल्कुल आपको ये पूरा का पूरा जो पैसेज है वो एकदम से ऐसा लगेगा कि मूल रूप से ही हिंदी में लिखा हुआ है। अगर इस बात को आप हिंदी में लिखने जाते तो इसी प्रकार से लिखते, और यहीं पे, है ना, यदि आपका अनुवाद अनुवाद पढ़ करके ऐसा लगे कि यह बात जो कही गई है मूल रूप से ऐसे ही लिखी जाती, तो इसका मतलब यह है कि आपका अनुवाद बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि खुद आपको ऐसा लगे तो मतलब आप बिल्कुल सही अनुवाद कर रहे हैं, आपका अनुवाद बिल्कुल सही जा रहा है। Whereas in the past the challenges was to supply adequate food, but now it is to provide adequate nutrients to promote health. ये and in the future the challenge would be to provide optimal nutrients based on an individual's genetic profile. तो ये पूरा सेंटेंस है, पर इसको मैंने सेमी कॉलन से दो पार्ट में तोड़ दिया है, जस्ट फॉर ईज ऑफ डूइंग ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। वेयर एज इन द पास्ट, है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जहाँ अतीत में, या जहाँ, तो थोड़ा सा इसको अगर हम इस वाक्य को बिल्कुल एक एकदम प्राकृतिक शैली देने का प्रयास करें, एकदम प्रवाहमयी शैली, मैं ज्यादा कहना बेहतर होगा, प्रवाहमयी शैली देने का प्रयास करें, तो इसको मैं ये कहूं कि जहां पहले, तो अतीत या इन सब शब्दों का, क्योंकि अतीत शब्द जैसे अगर आप पास्ट के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अतीत एक ऐसी, अतीत शब्द बोलने से आप एक इस तरह का भाव आता है कि बहुत पहले, या इस प्रकार से। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अभी थोड़े पहले, तो अभी कुछ दिन पहले, तो इस प्रकार से ये हमारा भाव है। तो इसलिए अगर हम लिखते हैं कि जहां पहले, तो वेयर एज इन द पास्ट का इस कॉन्टेक्स्ट में सही अनुवाद निकल के आ जाता है। द चैलेंज वॉज टू सप्लाई एडिक्वेट फूड, चुनौती क्या थी, एडिक्वेट भोजन, ठीक है। तो भोजन यहाँ पे कहना उतना उचित इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, क्योंकि भोजन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जिस भोजन की बात की जा रही है वो खाद्यान्नों से संबंधित है ना, क्योंकि हम खाद्यान्न प्रोवाइड करेंगे, हम भोजन सीधे नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम क्या खाद्यान्न प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फूड के लिए हम लोग खाद्यान्न शब्द इस्तेमाल करें, तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो सही आपका भावानुवाद होगा, ठीक है। तो उसे सप्लाई करना, उसकी आपूर्ति करना, एडिक्वेट फूड मतलब पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति करना चुनौती थी। वहीं अब, बट नाउ, तो वहीं अब, क्योंकि जहां पहले वहीं अब, तो ये एक हिंदी भाषा में लिखने की शैली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं या हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, तो जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसकी शैली को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वहीं अब, इट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स टू प्रमोट हेल्थ, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए, है ना, स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए, स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स यानी कि पर्याप्त पोषक तत्वों के आपूर्ति की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि क्या अनुवाद बनेगा, जहां पहले पर्याप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति एक चुनौती थी, वहीं अब बेहतर स्वास्थ्य हेतु पर्याप्त पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका एक अनुवाद कर सकते हैं। एंड इन द फ्यूचर, और भविष्य में, फिर भविष्य में क्या होगा, द चैलेंज वुड बी टू प्रोवाइड ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम शब्द क्यों यूज करते हैं, ऑप्टिमम मतलब कि कम से कम उतना जितना चाहिए, तो अंग्रेजी में एक ऑप्टिमम शब्द आता है।
कि जितना आवश्यक हो कम से कम उतना तो देना है, ऑप्टिमम, है ना। तो इसलिए हम लोग इसके लिए हिंदी का यदि पर्याय लें यहाँ पे तो आवश्यक पोषक तत्व अगर हम बोले तो ये इसका एक सही अनुवाद हो सकता है। बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स जेनेटिक प्रोफाइल, तो अनुवांशिक प्रोफाइल भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो अनुवांशिक गुणों के आधार पे भी आप लिख सकते हैं। मैंने गुणों लिखने का प्रयास किया है, तो देखते हैं हम। मैंने गुणों लिख करके अनुवाद किया है कि और भविष्य में व्यक्ति विशेष के अनुवांशिक गुणों के आधार पर आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना एक चुनौती होगी। भविष्य में चुनौती क्या होगी? तो अब यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे कई लोगों के अनुवाद आए थे उसमें मैंने देखा उन्होंने चुनौती होगा लिखा था, है ना। आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना एक चुनौती होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुनौती चूंकि स्त्रीलिंग है तो उसके हिसाब से ही हमें वाक्य में क्रिया का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्ता, माफ कीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों जो होते हैं इनके ऊपर लिंग, वचन इत्यादि का फर्क पड़ता है। और उसके बाद क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, और उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयाति बोधक अव्यय, ये चारों जो शब्द भेद के भाग होते हैं ये इनको हम अव्यय कहते ही हैं, यानी कि इनके ऊपर लिंग, वचन इत्यादि का फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रिया के ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए क्रिया को आप लिंग के अनुसार ही उसमें गा गी लिखेंगे। आपके मार्क्स यहाँ से भी कटेंगे यदि आप इसको गलत लिखते हैं तो। Fortunately, along with challenges, the developments in science are creating new avenues for tackling the challenges. तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि सौभाग्यवश इन चुनौतियों के साथ साथ, along with challenges, इन चुनौतियों के साथ साथ, the developments in science, विज्ञान में होती प्रगति इनका सामना करने हेतु नए मार्ग प्रशस्त कर रही है। ठीक है, आर क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज फॉर टैकलिंग द चैलेंजेस, इन चुनौतियों का सामना करने हेतु नए मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो मैंने दोबारा यहाँ पे इनका सामना इसलिए लिखा है, इन चुनौतियों को दो बार मैंने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इन चुनौतियों के साथ साथ लिखा, तो यह एक ही बार इन चुनौतियों का लिखा जाना दोनों ही जो वाक्यांश है उसके लिए ये पूरी तरीके से भाव दे रहा है, यानी कि अर्थ आ जा रहा है। सौभाग्यवश इन चुनौतियों के साथ साथ विज्ञान में होती प्रगति इनका सामना करने हेतु, किनका? इन चुनौतियों का सामना करने हेतु नए मार्ग प्रशस्त कर रही है। तो यहाँ पे आप इन चुनौतियों का सामना करने हेतु भी लिख सकते हैं, इनका सामना करने हेतु भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। The Indian Council of Agricultural Research and the National Agricultural Research and Education System at large are determined to harness the advances of science for the welfare of society, समाज के कल्याण के लिए, है ना। तो देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं प्रमुख रूप से, प्रमुखतया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रणाली, जो एट ए लार्ज, बहुत सारे लोगों ने बृहदर लिखा है या बृहत स्तर पे लिखा है, तो बृहत स्तर पे भी कह सकते हैं हम, लेकिन प्रमुखतया मतलब जो आईसीएआर है वो तो कर ही रहा है, साथ साथ में जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है, वह ये काम कर रहा है या ये इस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है। समाज कल्याण हेतु विज्ञान में हो रही इस प्रगति का लाभ उठाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ठीक है, द काउंसिल इज कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड फुली विद द फार्मर्स, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स एट लार्ज। तो ये तो ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई शब्द नहीं है, आसान शब्द हैं सारे, कि परिषद स्वयं को किसानों, कल कारखानों यानी कि हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर्स और कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं के साथ पूर्ण रूपेण संबद्ध संगठन में तब्दील करने हेतु प्रतिबद्ध है, स्वयं को बदलने हेतु प्रतिबद्ध। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका अनुवाद इस पैसेज का हो गया। थैंक यू सो मच।